BGGCT 131 भौतिक भूगोल खंड 1 भूविवर्तनिकी इकाई 1 पृथ्वी की उत्पत्ति। इस अध्याय में हम पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अवधारणाओं के बारे में चर्चा करेंगे और पृथ्वी की गतियों के बारे में चर्चा करेंगे। पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। तो जो पृथ्वी की परिक्रमण गति है उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। दिनों रात छोटे बड़े क्यों होते हैं, ऋतुओं में परिवर्तन क्यों होता है, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, सौरमंडल क्या है, ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपकी किताब के अंदर दो प्रकार के क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, एक बोध प्रश्न और दूसरे अंत में कुछ प्रश्न। तो हम दोनों ही प्रकार के क्वेश्चंस को आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन जो आपकी किताब में दिया हुआ है, पृथ्वी के परिक्रमण से आप क्या समझते हैं। तो जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गति करती है, सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर गति करने को ही हम पृथ्वी का परिक्रमण कहते हैं। सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। इस अवधि को हम एक वर्ष कहते हैं। हम जानते हैं पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर गति करती है। दीर्घवृत्ताकार मार्ग इस प्रकार का होता है और जो सूर्य जो है वो सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। माना ये सूर्य है और सूर्य के चारों ओर ये दीर्घवृत्ताकार मार्ग है। पृथ्वी गति कर रही है सूर्य के चारों ओर इस प्रकार। तो दो स्थितियां उत्पन्न होंगी, एक तो ये वाली स्थिति, यहाँ है पृथ्वी, और दूसरी ये वाली स्थिति। एक स्थिति को हम उपसौर कहते हैं और एक स्थिति को हम अपसौर कहते हैं। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी निकटतम होगी, मतलब सबसे कम होगी, तो इस स्थिति को हम कहते हैं उपसौर। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम होगी तो इस स्थिति को हम अपसौर कहते हैं। पृथ्वी का जो परिक्रमण है, परिक्रमण गति के कारण ही दिनों रात छोटे बड़े होते हैं, ऋतुओं में परिवर्तन, मौसम में परिवर्तन, ये सारी घटनाएं पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ही संभव हो पाती हैं। तो हम इसको लिखने की कोशिश करते हैं। तो हम इसको किस प्रकार लिखेंगे देख लेते हैं। पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो पहली बात आपको याद रखनी है, सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है वो दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर लगाती है, जिसे पृथ्वी का परिक्रमण कहते हैं। सूर्य का एक चक्कर पूर्ण करने में कितना समय लगता है, 365 दिन 6 घंटे। ये भी आपको याद रखना है। और इस अवधि को हम एक वर्ष कहते हैं। अब चूंकि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर गति करती है, दो स्थितियां उत्पन्न होंगी, एक उपसौर सूर्य नीच तथा दूसरी अपसौर। अब इनको आप कैसे याद रखेंगे। जब हम उपसौर की बात करेंगे तो उपसौर को हम इंग्लिश में बोलते हैं पेरिहीलियन और अपसौर को इंग्लिश में हम कहते हैं एपीहीलियन। उपसौर जो होता है वो पृथ्वी के सबसे निकट होती है। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है तो जो सबसे निकट होगी इस स्थिति को हम उपसौर कहेंगे। और ये स्थिति 3 जनवरी को होती है। और इस बीच जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी होती है वह 14.6 करोड़ किलोमीटर होती है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि उपसौर में पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होगी और यह दूरी 14.6 करोड़ किलोमीटर होगी और यह स्थिति 3 जनवरी को होती है। बात करते हैं अपसौर की। अपसौर में पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है और ये स्थिति 4 जुलाई को होती है। और इस स्थिति में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 15.6 करोड़ किलोमीटर होती है। अब उपसौर तथा उपसौर की अगर हम बात करें तो इन दोनों में
अंतर जो है उपसौर तथा अपसौर स्थितियों के बीच का अंतर लगभग 1 करोड़ किलोमीटर होता है। अब ये 1 करोड़ किलोमीटर बहुत छोटा सा है, लेकिन इसका प्रभाव क्या पड़ता है? इसका प्रभाव ये पड़ता है कि जो उत्तरी गोलार्ध की सर्दियाँ होती हैं वो दक्षिणी गोलार्ध की सर्दियों से हल्की होती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध की गर्मियाँ जो होती हैं वो उत्तरी गोलार्ध की गर्मियों से हल्की होती हैं। अब पृथ्वी की परिक्रमण गति के दूसरे प्रभाव क्या पड़ते हैं? तो दिन और रात का छोटा बड़ा होना, मौसम और ऋतुओं में परिवर्तन जैसी घटनाएं संभव हो पाती हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया है कि मौसम और ऋतुओं में परिवर्तन किस प्रकार होता है। तो दूसरा क्वेश्चन देखने से पहले हम इस चित्र को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें आपका उपसौर और अपसौर स्थिति को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है यहाँ, तो इस स्थिति को हम एपीहीलियन अर्थात अपसौर कहते हैं। और ये स्थिति आपकी जुलाई को होती है, और ये जो स्थिति है यहाँ पर पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट है, और ये स्थिति जनवरी के महीने में होती है, और इसको हम इंग्लिश में पेरिहीलियन कहते हैं। एक बात जो आपको और याद रखनी है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर वामावर्त दिशा में गति करती है। वामावर्त का अर्थ ये होता है, आपने घड़ी देखी होगी, माने ये घड़ी है और ये घड़ी की सुई है, तो जो घड़ी की सुई होती है वो इस तरह से इस दिशा में गति करती है, लेकिन जो पृथ्वी होती है वो इसके विपरीत दिशा में गति करती है, तो इस गति को हम वामावर्त दिशा कहते हैं। तो पृथ्वी इस दिशा में सूर्य के चारों ओर गति करती है ऐसे। दूसरा क्वेश्चन, ऋतुओं में परिवर्तन किन कारणों से होते हैं? उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु कब होती है? ऋतुओं में परिवर्तन किन कारणों से होते हैं, और यहाँ उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु अर्थात गर्मी का मौसम कब होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर समझने से पहले आप इस चित्र को, इस फिगर को समझिए। ये हमारा ग्लोब है या हमने इसको पृथ्वी मान लिया। इसके बीचों बीच जो हम रेखा खींचते हैं इसको हम विषुवत रेखा बोलते हैं या भूमध्य रेखा बोलते हैं, और यह रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। ऊपर वाले भाग को हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं और नीचे वाले भाग को हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो 0 डिग्री होती है। एक अक्षांश हम अगर 23 डिग्री पर खींच दें, 23.5 डिग्री पर, तो इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। और अगर हम इधर 23.5 डिग्री पर एक और खींचते हैं तो इसको बोलते हैं मकर रेखा। तो आपको याद रखना है, जो कर्क रेखा होती है वो उत्तरी गोलार्ध में होती है 23.5 डिग्री, और जो मकर रेखा होती है वो दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री का अक्षांश होता है। अब हमने इसको अब हमारा इसे यहाँ बताने का मकसद क्या है? इसका हमें बताने का मकसद ये है क्योंकि ऋतुओं में परिवर्तन जो होता है वो सूर्य के प्रकाश के कारण होता है। सूर्य का प्रकाश ही हमारी पृथ्वी के लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। एकमात्र सूर्य ही हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत है। तो अगर हम ये सूर्य मान लें, सूर्य का प्रकाश इस प्रकार आ रहा है और हम जानते हैं पृथ्वी 23.5 डिग्री के झुकाव पर सूर्य की ओर झुकी हुई है। तो जब सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा पर सीधा पड़ेगा, इस वाली रेखा पर, विषुवत रेखा पर सीधा पड़ेगा, तो उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में प्रकाश की बराबर मात्रा होगी। आधा प्रकाश इधर जाएगा और आधा प्रकाश इधर आएगा। तो जब प्रकाश दोनों ध्रुवों में, दोनों गोलार्धों में बराबर होगा तो दोनों ही गोलार्धों में दिन और रात बराबर होंगे और मौसम भी एक जैसा ही होगा। अगर प्रकाश कर्क रेखा पर सीधा पड़ने लगे, कर्क रेखा पर, तो कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में प्रकाश
उत्तरी गोलार्ध में प्रकाश की प्राप्ति अधिक होगी। जब उत्तरी गोलार्ध में प्रकाश की प्राप्ति अधिक होगी तो उत्तरी गोलार्ध में हमारा गर्मी का मौसम होगा, अर्थात ग्रीष्म ऋतु का मौसम होगा। इसी प्रकार जब सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर पड़ेगा तो सूर्य के प्रकाश की अधिक मात्रा प्राप्त होगी दक्षिणी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में जब सूर्य के प्रकाश की अधिक मात्रा प्राप्त होगी तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु का मौसम होगा, दिन बड़े होंगे, रातें छोटी होंगी। अब ये कंडीशन कब कब उत्पन्न होती है, कब सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर पड़ता है, कब विषुवत रेखा पर पड़ता है और कब मकर रेखा पर पड़ता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गति करती हुई होती है तो 21 मार्च को सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा अर्थात विषुवत रेखा पर सीधा पड़ता है। अब हमने पीछे अभी देखा कि जब सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा पर सीधा पड़ेगा तो दोनों गोलार्धों में सूर्य के प्रकाश की प्राप्ति बराबर होगी। जब सूर्य के प्रकाश की प्राप्ति बराबर होगी तो दोनों ही गोलार्धों में एक जैसा मौसम होगा और दिन और रात बराबर होंगे। ये जो कंडीशन होती है इस स्थिति को हम विषुव बोलते हैं। विषुव का अर्थात सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पर सीधा पड़ रहा है। एक स्थिति तो 21 मार्च को होती है और यही सेम स्थिति हमारी 23 सितंबर को होती है। तो आपको याद रखना है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा पर सीधा पड़ता है, अर्थात दोनों गोलार्धों में सूर्य के प्रकाश की प्राप्ति बराबर होती है, समान रूप से वितरित होती है और दोनों गोलार्धों में एक जैसा मौसम होता है। अब 21 मार्च के बाद क्या होता है, 21 मार्च के बाद जो उत्तरी ध्रुव है, ये वाला उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुकना शुरू कर देता है, और जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुकेगा तो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य के प्रकाश की प्राप्ति अधिक होगी, और सूर्य के प्रकाश की प्राप्ति अधिक होने के कारण यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु का मौसम होगा। और जब 21 जून की कंडीशन आती है तो 21 जून को सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर सीधा पड़ता है। कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को और ग्रीष्म ऋतु का मौसम होता है। दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ नहीं झुका हुआ है तो दक्षिणी गोलार्ध में आपका ये रहा, यहाँ से यहाँ तक ये दक्षिणी गोलार्ध है। दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु का मौसम होता है। अब 23 सितंबर के बाद क्या होता है, 23 सितंबर के बाद तो दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी गोलार्ध है, वो सूर्य की ओर झुकना शुरू कर देता है। ये दक्षिणी गोलार्ध है आपका और ये सूर्य की ओर झुकना शुरू कर देता है। जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुकेगा तो सूर्य के प्रकाश की प्राप्ति दक्षिणी गोलार्ध में अधिक होगी। जब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य के प्रकाश की प्राप्ति अधिक होगी तो यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु का मौसम होगा और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु का मौसम होगा। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। अब हम इसको लिखने की कोशिश करते हैं तो हम इसको किस प्रकार लिखेंगे, हम लिखेंगे कि पृथ्वी का कक्षीय तल 66.5 डिग्री सूर्य की ओर झुका हुआ है। तो आपको याद रखना है पृथ्वी का कक्षीय तल कितना झुका हुआ है, 66.5 डिग्री। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो कक्षीय तल का सूर्य की ओर झुका होने के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ऋतुओं में परिवर्तन का कारण क्या है, कक्षीय तल का सूर्य की ओर झुका होना। जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है, याद रखेंगे उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होगा तो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य के प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी। सूर्य के प्रकाश की तीव्रता अधिक होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु का मौसम होता है। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु का मौसम होता है। उसी टाइम दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु का मौसम होगा। और जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तो वहाँ पर भी हमारा
ग्रीष्म ऋतु का मौसम होता है। बस सिंपल सी बात है, जो गोलार्ध सूर्य की ओर झुका हुआ होगा उसी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु का मौसम होगा। अब ये हमने लिखा है कि 21 मार्च के बाद क्या होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर। बस एक बात याद रखेंगे कि विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है। 21 मार्च के बाद क्या होता है, जो उत्तरी गोलार्ध है वो धीरे धीरे सूर्य की तरफ झुकने लगता है और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। इस दौरान उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु का मौसम होता है और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु का मौसम होता है। 23 मार्च के बाद दक्षिणी गोलार्ध धीरे धीरे सूर्य की तरफ झुकने लगता है। 21 मार्च के बाद उत्तरी गोलार्ध झुकेगा और 23 मार्च के बाद दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुकना शुरू करता है और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, आंतरिक और बाह्य ग्रहों के मध्य क्या अंतर है। आंतरिक और बाह्य ग्रहों के मध्य क्या अंतर है। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह हम किसे कहते हैं। हम जानते हैं ये हमारा सोलर सिस्टम है और सोलर सिस्टम में आपके ये ग्रह हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। अगर हम इनका क्रम याद करना चाहें तो हम कर सकते हैं। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। M फॉर मर्क्यूरी, V फॉर वीनस, E फॉर अर्थ, M फॉर मार्स, J फॉर जुपिटर, S फॉर सैटर्न, E फॉर यूरेनस और N फॉर नेपच्यून। प्लूटो को अब ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो जो ये 4 ग्रह होते हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इनको हम कहते हैं आंतरिक, और जो ये बाहर के ग्रह होते हैं इनको बोलते हैं हम बाह्य ग्रह। इसका उत्तर हम लिख सकते हैं ये। तो आप इसको पढ़ लीजिए और नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रहों के 3 समूहों के नाम बताइए। क्षुद्र ग्रह जो होते हैं ये छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं जो मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच की पट्टी में पाए जाते हैं। इनके 3 समूह हैं, कार्बन वर्ग, पथरीले और धात्विक। फिगर की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं कि क्षुद्र ग्रह किस प्रकार मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच की पट्टी में पाए जाते हैं। तो ये आपकी मंगल और बृहस्पति के बीच की पट्टी है और इसमें ये जो आपको ग्रीन कलर के दिख रहे हैं ये छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं और इन्हीं को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये आपकी पृथ्वी है, मंगल है, बुध है, ये सूर्य के चारों गति कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है वो अंत में कुछ प्रश्न जो आपकी किताब में दिए हुए होते हैं उनमें पहला प्रश्न है, सौर मंडल की 5 विशेषताएं लिखिए। तो सौर मंडल की जो सबसे पहली विशेषता है वो ये है कि जो सौर मंडल है वो आकाश गंगा के एक बाह्य भुजा में पाया जाता है और आकाश गंगा में 200 अरब तारे हैं। इन 200 अरब तारों में से ही सौर मंडल हमारा एक बाह्य भुजा में पाया जाता है। अगर हम बात करें कि सूर्य जो है सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, तो याद रखेंगे सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है और सूर्य इतना बड़ा है कि सौर मंडल का 98% भाग बनाता है। अगली विशेषता अगर हम लिखना चाहें तो सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, उपग्रह हैं, वामन ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं तथा अन्य छोटे छोटे आकाशीय पिंड उपस्थित होते हैं। उससे अगली विशेषता जो होती है, इन सभी ग्रहों का अक्ष उनके कक्षीय तलों की ओर झुका होता है। जितने भी ग्रह हैं
कक्षीय तल की बात करें, ये कक्षीय तल हैं, कक्षीय तल की बात करें तो वो सूर्य की ओर झुके होते हैं, किंतु इनका अपने अक्ष पर झुकाव एक दूसरे से भिन्न होता है। अब हम बात करते हैं चौथी विशेषता की। अब जो सभी ग्रह होते हैं वो अपने अक्ष पर घूर्णन करते हैं, तो याद रखेंगे सभी ग्रह घूर्णन करते हैं और इन ग्रहों के घूर्णन की गति एक दूसरे से भिन्न होती है। अगली विशेषता आप याद रखेंगे, शुक्र और अरुण को छोड़ करके, एक अपवाद को छोड़कर सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त दिशा में घूमते हैं। और ये जब घूमते हैं तो इनके घूमने का जो पाथ होगा वो या तो वृत्ताकार होगा या फिर दीर्घ वृत्ताकार होता है। तो ये हो गई सौर मंडल की 5 विशेषताएं। अगर आपको सौर मंडल के बारे में पता होगा तो आप 5 विशेषताएं लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि जिस प्रकार हमारा एक परिवार होता है उसी प्रकार सूर्य का भी एक परिवार है जिसे हम सौर मंडल कहते हैं। और सौर मंडल में 8 ग्रह, उपग्रह, वामन ग्रह, क्षुद्र ग्रह तथा बहुत सारे छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं। ये आपका सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम अर्थात आपका सौर मंडल, ये सौर मंडल में ग्रह हैं। ये सूर्य है, सूर्य के बाद में फिर बुध है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, अरुण, वरुण, इस प्रकार से सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर गति कर रहे हैं। आप इसको इमेजिन कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि किस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर गति करते हैं और आपस में कभी नहीं टकराते। सभी ग्रहों की कक्षाएं अलग अलग होती हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, लाप्लास की नीहारिका परिकल्पना का समीक्षात्मक विश्लेषण कीजिए। तो जो लाप्लास की नीहारिका परिकल्पना है वो नीहारिका परिकल्पना पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित है। और इन्होंने अपनी इस परिकल्पना में ये कहा कि अगर हम इसका उत्तर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, लाप्लास ने सौर मंडल और पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में अपनी संकल्पना को वर्ष 1976 में अपनी पुस्तक एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम में समझाया था। उनके अनुसार एक विशाल और तप्त गैसीय द्रव्य जिसे नीहारिका कहते हैं अंतरिक्ष में विद्यमान था, जो निरंतर अपने अक्ष पर घूर्णन कर रहा था। तो इन्होंने ये कहा कि आकाश में, अंतरिक्ष में कोई चीज़, एक ऐसा द्रव्य था, कोई ऐसा पदार्थ था जो बहुत ही तप्त था, तप्त अर्थात जिसका तापमान बहुत अधिक था और वह गैसीय था। उसकी जो अवस्था थी वो गैसीय अवस्था थी। उसको इन्होंने नाम दिया नीहारिका और वह अपने अक्ष पर घूर्णन कर रहा था। यह नीहारिका बाहरी सतह से विकिरण की प्रक्रिया के कारण ताप लुप्त कर रही थी। ये जो जिसको इन्होंने नीहारिका कहा उससे विकिरण हो रहा था और विकिरण होने के कारण उसका ताप ठंडा होता जा रहा था और यह इस तरह ठंडी होकर आकार और आयतन में शीतलन के कारण होने वाले संकुचन की वजह से कम हो रही थी। और हम जानते हैं जब किसी वस्तु के आकार, जब किसी वस्तु के ताप में कमी होती है तो उसका संकुचन होता है, अर्थात वह वस्तु सिकुड़ने लगती है। जब वस्तु सिकुड़ेगी तो उसका आकार और आयतन कम होता चला जाएगा। जब नीहारिका का आकार और आयतन कम हो गया तो घूर्णनीय गति का वेग बढ़ने लगा। इसका आकार कम हुआ तो इसकी जो घूर्णन गति थी उसका वेग, स्पीड बढ़ने लगी। यह इतना बढ़ गया कि अभिकेंद्रीय बल अभिकेंद्रीय बल से अधिक हो गया। जब अभिकेंद्रीय बल अधिक हो गया तो बाद में एक ऐसी अवस्था आई जब अभिकेंद्री और गुरुत्वाकर्षी खिंचाव मध्य उभार पर बराबर हो गए, जिसने इसे भारहीन बना दिया।
विलयों में विलगाव होने लगा और संकुचनशील नीहारिका के मध्य उभार से अलग होने लगे। इन्होंने ये कहा कि कोई इस प्रकार का कोई हमारा पदार्थ मौजूद था और ये गैसीय पदार्थ था और इससे विकिरण हो रहा था। विकिरण होने के कारण इसका ताप कम हो रहा था। जब इसका ताप कम हुआ तो इसका आकार और आयतन कम होने लगे और इसका घूर्णन वेग बढ़ गया। तो घूर्णन वेग बढ़ने के कारण अब केंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल दोनों का मान बराबर हो गया और एक स्थिति ऐसी आई कि जो इसका बीच का हिस्सा था वो बाहर की तरफ उभरने लगा। जब ये हिस्सा बाहर की तरफ उभरने लगा तो इसकी जो सतह थी वे ये वाली सतह अलग होने लगी, अर्थात एक ही सतह में विलगाव होने लगा। जो हम वलय कहते हैं वो इसकी सतह है। अतः बाहरी वलय जो बाहर की सतहें थीं एक एक करके नीहारिका से पृथक होने लगे। प्रत्येक वलय एक बिंदु पर गैसीय संचयन के रूप में संघनित हो गया। जो एक सतह इससे अलग हुई वो संघनित हो गई और नीहारिका के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। संघनित का मतलब होता है कोई गैस हो और उसका तरल पदार्थ बन जाना, उसको संघनन कहते हैं, जम जाना। और जो ये संघनित हो गए थे वो नीहारिका के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। इसी गैसीय द्रव के ठंडा होने से बाद में गिराहों का निर्माण हुआ। इस प्रकार नीहारिका का शेष भाग सूर्य बन गया और 9 वलय गिरह बन गए। जो 9 वलय अलग हुए थे, जो 9 सतह इसके अलग हुई थी, वो गिरह बन गए। अब निष्कर्ष हम क्या निकाल सकते हैं? निष्कर्ष हमारा इससे निकलता है कि लाप्लास के अनुसार सभी ग्रहों का निर्माण गैसीय पिंड के ठंडा होने से हुआ है। इस गैसीय पिंड की ऊपरी परत ठोस बन गई लेकिन भीतरी भाग अभी भी द्रवीय अवस्था में है। ज्वालामुखी से निकलने वाला तरल लावा उनकी परिकल्पना का समर्थन करता है। अगर हम इसका आलोचनात्मक विश्लेषण देखने लगे तो आलोचनात्मक विश्लेषण होगा इसका। पहली बात अगर हम देखें तो लाप्लास ने माना कि अंतरिक्ष में गर्म तप्त नीहारिका विद्यमान थी, लेकिन उन्होंने नीहारिका की उत्पत्ति के स्रोत और उस स्रोत के विषय में नहीं बताया जहां से उसे ताप और घूर्णन गति मिल रही थी। लाप्लास ने यह नहीं समझा कि नीहारिका से अलग हुए अनियमित वलय से सिर्फ 9 वलय क्यों बने, कम या अधिक वलय क्यों नहीं बने। आलोचक यह मानते हैं कि यदि सूर्य नीहारिका का शेष भाग है तो इसमें मध्य भाग में उभार होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि जो हमारी नीहारिका थी उसके मध्य भाग में उभार हुआ था और इसकी जो सतह थी वो अलग हो गई थी। तो जो सूर्य है शेष भाग है उसके जो मध्य भाग है ये वाला, इसमें भी उभार होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। लाप्लास की परिकल्पना के अनुसार सभी ग्रहों को अपने जनक ग्रह की दिशा में परिक्रमा करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि शुक्र अरुण अपने जनक ग्रह के विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं। नंबर 5, यदि हम लाप्लास के मत को स्वीकार करें कि ग्रहों का निर्माण नीहारिका से हुआ है तो ग्रहों को आरंभिक अवस्था में तरल अवस्था में होना चाहिए था और जो तरल होता है वो घूर्णन नहीं कर सकता, अर्थात सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में समक्ष नहीं हो सकता क्योंकि केवल ठोस द्रव्य ही गोलाकार पथ पर अपने आकार को खोए बिना परिक्रमा कर सकता है। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है वो है AC बनर्जी की सीफीड परिकल्पना पर लघु टिप्पणी लिखिए। AC बनर्जी की सीफीड परिकल्पना डेल्टा सीफीड नामक तारे को देखने के बाद बनर्जी वर्ष 1942 में सौरमंडल की उत्पत्ति के विषय में अपनी परिकल्पना प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित हुए। उनके अनुसार ब्रह्मांड में कुछ तारे
और विस्तारित होते रहते हैं। यह प्रक्रिया तारों का स्पंदन कहलाती है। तो आप याद रखेंगे, तारों का स्पंदन क्या है? निरंतर संकुचित और विस्तारित होना। तारों का संकुचित और विस्तारित अर्थात टिमटिमाना, यानी सिकुड़ना और फैलना। और इस प्रक्रिया को करने वाले तारे, जो इस प्रक्रिया को करते हैं, उनको हम सीफीड परिवर्ती तारे कहते हैं। ब्रह्मांड में तारों के एक समूह में ऐसे तारे भी पाए जाते हैं। जो ब्रह्मांड का एक समूह है उसमें सीफीड तारे अब भी पाए जाते हैं। इन तारों की चमक निरंतर परिवर्तित होती रहती है। इन तारों के प्रकाश में यह क्रमिक परिवर्तन संकुचन और विस्तार की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। इनके अनुसार जब कोई अंतर्वेदी तारा ऐसे सीफीड तारे के निकट से गुजरा होगा तो सीफीड तारे का स्पंदन अंतर्वेदी तारे के गुरुत्वाकर्षण के कारण बढ़ गया होगा। फलस्वरूप अर्धवेदी तारे द्वारा सीफीड तारे से अत्यधिक मात्रा में द्रव्य को अपनी ओर खींचा गया। इस द्रव्य के संघनन ने ग्रहों को अवशेषी पदार्थ निकालने के लिए विवश किया और वह भाग सूर्य बन गया। ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने लगा। तब तक अर्धवेदी तारा अपने पथ पर काफ़ी दूर निकल गया था। अगर हम इसको संक्षिप्त में समझना चाहें तो इस प्रकार समझने की कोशिश कीजिए कि जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें दो प्रकार के तारे मौजूद थे, एक ये और एक ये। एक तारे को इन्होंने कहा सीफीड और दूसरे को कहा अर्धवेदी। जब ये अर्धवेदी तारा इस सीफीड तारे के पास से गुजरा तो इसने गुरुत्वाकर्षण बल डाला इस पर। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसकी जो सतह थी वो इस वाले तारे से अलग होने लगी, सीफीड तारे से। और जब इस सीफीड तारे से अलग हुई और इसकी तरफ इन्होंने मूव किया तो जब तक ये तारा बहुत दूर निकल चुका था गति करता हुआ, तो वह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसी के चारों ओर घूमने लगे। इस प्रकार ग्रहों का निर्माण हुआ और जो शेष भाग था वो सूर्य बन गया। तो यहीं पर आज की वीडियो समाप्त होती है, आज का लेक्चर समाप्त होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। ये सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट है, आप इनको नोट कर सकते हैं। नोट कर नहीं सकते बल्कि नोट कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम की दृष्टि से भी ये इम्पोर्टेंट है और आपको एग्ज़ाम में आंसर लिखने में आसानी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।